वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, मैंने एक पिछला वीडियो लिया था यूपीपीसीएल का। उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था, जो दिनांक डेट 24/01/2019 का था और सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो उसका 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था और 50 क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है 51 का, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो सबसे सस्ता और आसान तरीका जो टेम्प्रोरी वायरिंग है, बहुत ही जल्दी करने में, तो टेम्प्रोरी वायरिंग में मेरा एक क्लिट वायरिंग है जो ऑप्शन नंबर 4 है, वो मेरा सबसे सस्ता और आसान तरीका से होता है। यानी क्लिट वायरिंग जो है टेम्प्रोरी वायरिंग में आता है, अस्थायी वायरिंग है और इसको करने में कम खर्चा लगता है और आसान है, सुविधाजनक होता है। अगला क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर है, उस किस सिद्धांत पर काम करता है, उसका सिद्धांत क्या है। तो पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग लॉ, दूसरा एडी करंट लॉ, तीसरा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चौथा है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ तो होगा नहीं, फ्लेमिंग लॉ नहीं होगा। यानी अल्टरनेटर जो है एक तरह का डीसी जनरेटर जिस सिद्धांत पर काम करता है, अल्टरनेटर भी सेम सिद्धांत पर काम करता है। यानी फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उस सिद्धांत पर मेरा क्या काम करता है, अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन मेरा 53, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई खाली स्थान होना चाहिए। तो जो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग रहता है, उसका नली जिसके अंदर से बाहर जाता है, पीवीसी कंड्यूट वायर का मोटाई कितना होता है, तो कितना होता है इसका 1.5 mm। अगला मेरा क्वेश्चन है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध होती है। तो बोल रहा है कौन सा वैसा कनेक्शन है जिसमें मेरा न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो एक होता है मेरा स्टार कनेक्शन और एक होता है मेरा डेल्टा कनेक्शन। तो हम पहले समझेंगे स्टार कनेक्शन कैसा होता है और डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है। तो इसके लिए हम स्टार कनेक्शन का हम डायग्राम बना रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है स्टार कनेक्शन। यहाँ से मेरा कितना निकल रहा है, वायर 4। तो ये मेरा पहला है फेज 1 यानी आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी, ये मेरा हो गया न्यूट्रल। यानी मेरा स्टार कनेक्शन में एक पॉइंट न्यूट्रल रहता है जो कि तीनों सिरा के बीच से लिया जाता है। ये मेरा स्टार कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन में आप देख रहे हैं कि तीनों वायर का एक सिरा एक साथ कनेक्ट करके और वहाँ से एक वायर अगर हम निकाल दें तो मेरा न्यूट्रल का काम करता है। तो यानी स्टार कनेक्शन में मेरा न्यूट्रल पॉइंट होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में मेरा न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। उसका भी डायग्राम हम अभी देखेंगे। तो डेल्टा का कैसा होता है डायग्राम, ये मेरा है डेल्टा। इसमें मेरा तीनों फेज ही होता है, आर वाई और बी। इसमें कहीं पर मेरा न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछ रहा था 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट खाली स्थान कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता। तो कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसमें 3 फेज में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो मेरा जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम आप लोग का सामने है, आप देख रहे होंगे कि ये डेल्टा कनेक्शन है। तो डेल्टा कनेक्शन में मेरा तीनों फेज निकलता है, जबकि स्टार कनेक्शन में बीच से मेरा न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। ओके।
अगला क्वेश्चन मेरा है, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं। तो मेरा इसमें पूछ रहा है कि 240 वोल्ट सप्लाई है और 4 वोल्ट के बल्ब लगाएंगे तो कितना बल्ब जुटेगा। तो सप्लाई वोल्टेज मेरा कितना है, 2, सप्लाई वोल्टेज मेरा है 240 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 240/4 जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा कितना, 60 वोल्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, 5% प्लस माइनस भी होता है। कभी कभी आंसर में अगर 60 नहीं रहेगा तो प्लस 5% अगर करेंगे तो ये आंसर मेरा आ जाता है 63। लेकिन ऑप्शन के अनुसार मेरा यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका, 60। अगर ऑप्शन में मेरा 63 रहता तो वो भी आंसर करेक्ट रहता। प्लस माइनस 5% मेरा ड्रॉप होता है, उसको लेकर हम चलेंगे। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोधक परीक्षक है। तो बोल रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो मेरा पहला ऑप्शन है मेगर। तो हम मेगर जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसका हम प्रयोग करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। किसी भी वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, या मेरा मोटर है, आर्मेचर है, उसमें आर्मेचर कॉइल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है तो हम किसके मदद से चेक करेंगे, मेगर की मदद से। मेगर में क्या होता है, एक डीसी जनरेटर रहता है और इसको 160 आरपीएम की मदद से हम घुमाते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया है इसका टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है, मेरा स्पीड मापता है। मल्टीमीटर क्या होता है, जिसको बोलते हैं एवियोमीटर, यानी आममीटर, वोल्ट मीटर और एम्पियर और मेरा ओम मीटर, यानी मेरा इससे करंट भी मापते हैं, वोल्टेज भी मापते हैं और रेजिस्टेंस भी मापते हैं मल्टीमीटर से। वाट मीटर से हम पावर मापते हैं। तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है मेगर। मेगर कितना आरपीएम पर घूमता है, 160 आरपीएम पर। एग्जाम में पूछा भी जाता है मेगर का आरपीएम कितना होता है, तो 160 आरपीएम। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। बोल रहा है यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ तो फिर कुल वोल्टेज कितना होगा। बोल रहा कि 1.5 वोल्ट का सेल है और 6 सेल मेरा है, कितना है, 6 सेल है। यानी मेरे को 6 सेल किस प्रकार जुड़ा हुआ है, सीरीज में। यानी 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसा ही मेरा 6 सेल एक अपोजिट में रहेगा। ओके, एक अपोजिट कनेक्शन में मेरा सेल जुटा हुआ है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। जबकि इसमें प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी 5 सेल जो मेरा है वो सीरीज में जुटा हुआ है, सेम प्लस माइनस, और एक सेल जो लास्ट में है वो अपोजिट डायरेक्शन में मेरा जुटा हुआ है। तो बोल रहा है कि 6 सेल सीरीज में जुटा हुआ है लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुटा हुआ है, तो कुल वोल्टेज कितना होगा। तो जो मेरा लास्ट वाला सेल है वो मेरा विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जुटा हुआ है और सब सेल के अलावा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो सेल मेरा है, एक सेल और जो है उसको भी कट कर देगा, यानी मेरा टोटल जो है 4 सेल ही वर्क करेगा, यानी 2 सेल मेरा खराब हो जाएगा। तो 4 सेल जब मेरा वर्क करेगा तो 4 सेल, एक सेल का रेटिंग है 1.5 वोल्ट। 1.5 इंटू 4, जब 4 सेल वर्क करेगा तो 1.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 6 वोल्ट। यानी टोटल वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट। तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर हम चलेंगे 58 पर, यानी क्वेश्चन नंबर मेरा 58 क्या बोल रहा, टू व्हिच बाइंडिंग इज अ ट्रांसफार्मर टाइपिंग स्विच कनेक्टेड। बोल रहा
ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का बाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी से सप्लाई लेते हैं। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में टेपिंग हम किस बाइंडिंग की तरफ करेंगे, प्राइमरी की तरफ या सेकेंडरी की तरफ। तब जो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को घटाना होगा या बढ़ाना होगा तो हम सेकेंडरी पर ही डिपेंड करता है, यानी सेकेंडरी का मेरा नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो मेरा वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो मेरा वोल्टेज कम होगा। तो सेकेंडरी से ही हम वोल्टेज को अप डाउन करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए मेरा क्या होता है, एक टाइपिंग स्विच लगाते हैं जिसके मदद से हम कभी रेंज को घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग ही टाइपिंग का काम करता है। टाइपिंग स्विच का मेरा कौन सा काम करता है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग जो मेरा ट्रांसफार्मर का टाइपिंग स्विच का काम करेगा। ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ये कोर ट्रांसफार्मर का, और ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी है। यहाँ से मेरा सप्लाई देते हैं और यहाँ से सप्लाई लेते हैं, सेकेंडरी से लेते हैं। तो ये मेरा जो सेकेंडरी वाला है इसी पे मेरा डिपेंड करता है कि वोल्टेज कम होगा या ज़्यादा होगा। तो मेरा टाइपिंग स्विच का काम करता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो कम्यूटेटर होता है मेरा, जहाँ कम्यूटेटर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ एसी को डीसी से निकालना हो, एसी को मेरा डीसी में कन्वर्ट करना हो, वहाँ हम कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। और जहाँ एसी को एसी में निकालना हो वहाँ स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। तो बोल रहा है कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कम्यूटेटर खंड के बीच में कौन सा ऐसा सामग्री रहता है जो कि उसको इंसुलेट करता है। तो वहाँ पर मेरा एक माइका इंसुलेशन रहता है जो कि हाई रेजिस्टेंस रहता है इसका। तो माइका रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा इंसुलेशन का काम करता है, इसलिए हम कम्यूटेटर खंड के बीच में हम माइका इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट खाली स्थान द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो मेरा सजावटी प्रकाश व्यवस्था है वहाँ पर मेरा श्रृंखला यानी सीरीज में जो लाइट लगाते हैं उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ड्रम स्विच। ड्रम स्विच एक ऐसा स्विच है जिसके द्वारा हम सीरीज में कई सारे बल्ब जब लगा रहता है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग का काम मेरा करता है ड्रम स्विच। अगला मेरा क्वेश्चन है एमएमएफ का पूर्ण रूप। तो आपको हम मैग्नेट चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम बताए थे आपको कि एमएमएफ का फुल फॉर्म भी कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए याद रखना है। तो एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके। अगला मेरा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप खाली स्थान से नियंत्रित होता है। तो पहला ऑप्शन है एक स्थान, दूसरा है किसी भी स्थान, तीसरा है 3 और अधिक स्थान, चौथा है 2 स्थान। तो मध्यवर्ती स्विच में होता है इंटरमीडिएट स्विच, और एक होता है 2 वे स्विच, एक होता है 1 वे स्विच। तो हम इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर मेरा एक बल्ब को 3 या उससे अधिक स्थान से कंट्रोल करना हो, वहाँ पर हम इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग करेंगे। यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट और एक होता है बीच वाला पॉइंट। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में मेरा 2 वे स्विच रहेगा, एंड पॉइंट में मेरा 2 वे स्विच रहेगा, और मेरा जो बीच में है वहाँ पर आता है इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग हम सीढ़ी वायरिंग में करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर एक लैंप को 3 या और अधिक स्थान से कंट्रोल करना हो। अगर 2 स्थान से कंट्रोल करना होगा तो 2 वे स्विच का उपयोग करेंगे, एक स्थान से कंट्रोल करना होगा तो 1 वे स्विच का उपयोग करेंगे। ओके।
अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान बताएं। तो कलर कोड, हम अपने कलर कोड अगर आपको मालूम होगा, बीबी रॉय, जीबी बी बीबी रॉय, जीबी एट द ग्रेट विसेंट, वेरी गुड बॉय। तो ये मेरा कलर कोड का कलरिंग नंबर है, और मेरा ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके चलते रहता है मेरा। तो पहला मेरा कौन सा कलर है? रेड है। तो रेड के लिए मेरा कितना होगा? 2। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कि मेरा 2 किस में है। तो मेरा एक ही ऑप्शन पहला फर्स्ट नंबर का नज़र आ रहा है 2, और किसी ऑप्शन में मेरा 2 नहीं है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है, तो टाइम को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले देखेंगे कि मेरा एक ही है 2 वाला, तो उसको हम टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। और मेरा जो 5% है वो मेरा टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस जो लास्ट वाला मेरा सुनहरा यानी गोल्ड का टॉलरेंस मेरा कितना होता है? ±5%। अगर मेरा सिल्वर दे जाता है तो ±10% होता है। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर को 1500 RPM पर चल रही है, तो पोल की संख्या कितनी होगी? तो इसमें मेरा पोल की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो पोल की संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे? मेरा फार्मूला होता है, पहला होता है मेरा P बराबर क्या होगा? (120F/N). मेरा 120 दिया गया है, और 50 मेरा फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज होता है जो कि भारत में, और स्पीड कितना है? 1500। इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ये 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, यानी मेरा कितना आया टोटल? पोल की संख्या 4 आया। तो एक 3 फेज वाली 50 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर 1500 RPM पर चल रही है, तो पोल की संख्या कितना होगा? 4 पोल। वो मेरा फार्मूला याद रखिएगा, उससे ही बन जाएगा। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाली 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली सिंक्रोनस मोटर का तुल्यकालिक स्पीड कितना होगा? यानी सिंक्रोनस स्पीड मेरा पूछ रहा। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है NS बराबर 120F/P। 120 गुने F का मान 50 हर्ट्ज, जैसा कि भारत में मानक रेंज है फ्रीक्वेंसी का। अब पोल की संख्या मेरा 4 दिया गया है, तो हम इसको बनाएंगे 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 2 से 60 दूनी 120। हम इसको हल करेंगे, 60 × 25 मेरा कितना आएगा? इसको हल करने पर 1500 RPM। यानी इसको हम फार्मूला लगाकर हम बना लेंगे NS बराबर 120F/P। इस पर हम हल करेंगे तो इसका मेरा कितना आएगा? आंसर 1500 RPM आएगा। तो ऐसे भी अगर मेरा फ्रिक्वेंसी सेम है और पोल की संख्या 2 है तो मेरा 3000 RPM पर चलेगा, और पोल की संख्या 4 है तो मेरा 1500 RPM पर चलेगा। ऐसे ही मेरे को याद रखना है कि पोल की संख्या 4 है, तो डायरेक्ट एग्जाम में बनाने को टाइम कम मिलता है, इसलिए पोल की संख्या अगर 4, फ्रिक्वेंसी तो भारत में कांस्टेंट है जो कि 50 हर्ट्ज होता है, तो पोल की संख्या पर ही डिपेंड करेगा मेरा कि पोल की संख्या कितना है। 4 पोल है तो 1500 RPM, 2 पोल है तो 3000 RPM। यानी पोल की संख्या घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पोल। स्पीड किस पर डिपेंड करता है? पोल की संख्या पर। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, द टोटल रेजिस्टेंस इन AC सर्किट इज कॉल्ड। यानी हम आपको बताएं तो बेसिक जब हम पढ़ा रहे थे और जो क्लास किया होगा उसको मालूम होगा कि AC सर्किट में
मेरा एसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को गणना करने के लिए क्या करते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो होता है एसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को गणना करता है। इम्पीडेंस मीन्स जेड। ओके, आगे चलेंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है 67 नंबर। सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को खाली स्थान कहा जाता है। यानी कोई सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला, यानी कोई सर्किट में कोई वायर के माध्यम से जब मेरा करंट गुजरता है, जब हम सर्किट में करंट सप्लाई करते हैं और करंट मेरा गुजरना स्टार्ट करता है, तो एक प्रेशर होता है, तो वोल्टेज मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो प्रेशर के रूप में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। जैसा कि आप जानते हैं कि पूछता है कि करंट क्या है, तो बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कौन आगे ले जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन आगे ले जाता है, वोल्टेज। यानी जो वोल्टेज मेरा है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे ढकेलता है, आगे ले जाने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है, प्रेशर के रूप में वह होता है वोल्टेज। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है इन वोल्टेज ग्रेडिंग द रेंज बिटवीन 650 वोल्ट टू 33,000 वोल्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। यानी मेरा वोल्टेज रेंज दिया गया, आप पूछ रहा है ये कैसा वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। तो हम जानते हैं कि मेरा क्या होता है, लो वोल्टेज 250 वोल्ट तक मेरा लो वोल्टेज होता है। मीडियम कितना होता है, 250 से 650 तक। अब मेरा हाई होता है 650 से एभाव, 650 से एभाव यानी 11,000 वोल्ट तक, यानी जो जितना एभाव रहे वो मेरा हाई जाता है। एक होता है एक्स्ट्रा हाई जो कि बहुत ज़्यादा रहता है, यानी 650 से एभाव हाई रहता है और 33,000 से ऊपर जाएगा तो एक्स्ट्रा हाई हो जाएगा। तो बोल रहा है मेरा बोल रहा 650 टू 33,000 वोल्ट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाई वोल्टेज। अगला मेरा क्वेश्चन है 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी 3 फेज वायर प्रणाली में एक बैलेंस लोड होता है, एक अनबैलेंस लोड होता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड को मापने के लिए हम किस पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो पहला मेरा ऑप्शन है 3 वाट मीटर पद्धति, ये नहीं होगा। 1 वाट मीटर पद्धति, ये नहीं। यानी 3 फेज प्रणाली में बैलेंस और अनबैलेंस लोड को मापने के लिए जो विधि का उपयोग करते हैं उसका नाम है 2 वाट मीटर विधि। और सिर्फ बैलेंस लोड के लिए 1 मीटर और बैलेंस अनबैलेंस के लिए 2 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, यानी पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो यूनिटी। पावर फैक्टर मेरा क्या है, यानी जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो पावर फैक्टर के मदद से ही पता चलता है कितना मेरा पावर का लॉस हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हुआ और कितना लाभ हुआ। यानी पावर फैक्टर मेरा यूनिटी है तो लॉस नहीं हुआ है, और पावर फैक्टर यूनिटी से कम है तो मेरा लॉस हो रहा। तो कितना लॉस हो रहा वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो बोल रहा है पावर फैक्टर ई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। यानी 0 से स्टार्ट होता है पावर फैक्टर और यूनिटी तक जाता है, यानी 0 to 1 ये होता है पावर फैक्टर का रेंज। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है आमतौर पर ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग खाली स्थान 3 फेज के इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है।
पूछ रहा है कि 3 फेज में इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए ड्यूल स्टार्टर का जो हम प्रयोग करते हैं वो कितना एचपी तक करते हैं। तो अगर मेरा किलोवाट में पूछता है तो 1.5 किलोवाट तक हम प्रयोग करते हैं, लेकिन एचपी में पूछ रहा है तो 3 एचपी से हम 5 एचपी तक हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है 35 एचपी, दूसरा ऑप्शन है 5 एचपी। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 5 एचपी, क्योंकि तीसरा और चौथा ज़्यादा एचपी है, 15 एचपी है और 25 एचपी है। जबकि दूसरा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। कितना एचपी तक है? 5 एचपी तक। अगर 3 एचपी भी रहता तो हम सही करते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हमको चूज करना है और सही आंसर का जवाब देना है। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में कॉपर का क्षय 1000 वाट है, तो हाफ लोड पर क्षय की गणना करें। यानी एक मेरा ट्रांसफार्मर है, उसमें तांबे का क्षय कितना है? 1000 वाट। तो हाफ लोड पर पूछ रहा है कि कितना इसका लॉस होगा। तो हाफ लोड पर क्या होता है? कॉपर लॉस। हाफ लोड पर कॉपर लॉस मेरा 1/4 हो जाता है। यानी फुल लोड का जब हाफ लोड होगा तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाता है। यानी 1000 का जब हम 1/4 करेंगे, 1000 का हम 1/4 करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 250 वाट। ओके, तो मेरा कितना होगा हाफ लोड पर कॉपर लॉस? 250 वाट। अगला मेरा क्वेश्चन है, एक स्टेपर मोटर को प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो स्टेपर मोटर को घूर्णन में छोटे स्टेप, मैंने कि स्टेपर मोटर को पूछ रहा है, स्टेपर मोटर के बारे में मेरा पूछ रहा है कि घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं। तो ये कितना आंसर दिया? 200। तो ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसका ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है 74 नंबर, BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी लाइट सर्किट में कितना अधिकतम लोड मेरा होता है? तो 800 वाट होता है। ये सब आपको याद करना होगा कि लाइट लोड में कितना होता है, पावर लोड में कितना होता है। तो लाइट लोड में मेरा कितना होता है? 800 वाट। अगला मेरा क्वेश्चन है OCB का पूर्ण रूप, यानी OCB का फुल फॉर्म पूछ रहा। तो OCB का फुल फॉर्म मेरा क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। आगे हम चलेंगे 76 नंबर का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, DC मोटर को स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? DC मोटर में जो हम स्टार्टर प्रयोग करते हैं वो कितना HP का होता है? कितना HP का नहीं, गलत, कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे को DC मोटर में 3 प्रकार का हम स्टार्टर प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं? तो पहला मेरा होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा होता है 3 पॉइंट, एक होता है 4 पॉइंट। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट मेनली रूप से सीरीज मोटर के लिए प्रयोग करते हैं। 3 पॉइंट मेनली रूप से शंट मोटर के लिए, और 4 पॉइंट मेरा कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग करते हैं। तो DC मोटर में मेरा स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 2 पॉइंट सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट शंट मोटर के लिए और 4 पॉइंट कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर को अति एक्साइटेड यानी ओवर एक्साइटेड होकर चल रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो सिंक्रोनस मोटर जब मेरा ओवर एक्साइटेड होकर चलेगा, ओवर एक्साइटेड, तो ओवर में क्या होता है? मेरा पावर फैक्टर लीडिंग होता है, यानी अग्रगामी। अब मेरा जब अंडर एक्साइटेड होगा, अंडर में लैगिंग यानी पक्षगामी। अंडर एक्साइटेड होगा मेरा जब सिंक्रोनस मोटर, तो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। ओवर एक्साइटेड होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तो कितना पड़ता है? 90%। ये सब याद कर लीजिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? 90%। अगला नंबर क्वेश्चन में 79 नंबर, कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है। तो हम आपको मैग्नेट चैप्टर में ये सब बता चुके हैं। कॉर्क स्क्रू रूल क्या इंगित करता है? मैग्नेटिक रेखा यानी बल की चुंबकीय रेखा को इंगित करता है कॉर्क स्क्रू रूल। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के लिए हम कौन सा रिले प्रयोग करते हैं? बुकोल्ज रिले। ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ाएंगे तो और भी इसका एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। बुकोल्ज रिले का हम प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के लिए। ओके। 81 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर इज, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होगा? प्योर जब मेरा होगा तो इंडक्टिव सर्किट, तो मेरा पावर फैक्टर क्या होगा? cos 90 का मान 0, तो P बराबर VI cos फाई, यानी वोल्टेज करंट कितना भी रहे, जब cos फाई 0 रहेगा तो मेरा पावर फैक्टर कितना होगा? 0। यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है। प्योर जब लग जाएगा मेरा तो इंडक्टिव सर्किट का पावर क्या हो जाएगा? 0। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं। डेल्टा कनेक्शन में पूछ रहा है कि लाइन वोल्टेज किसके बराबर होते हैं? तो एक मेरा होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? मेरा जो लाइन वोल्टेज होता है वो मेरा फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज जो मेरा होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और स्टार कनेक्शन में मेरा क्या होता है? ये मेरा हो गया डेल्टा। स्टार कनेक्शन में क्या होता है? मेरा जो लाइन करंट होता है फेज करंट के समान होता है। लाइन करंट जो होता है मेरा फेज करंट के समान होता है। ओके। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, गीजर का थर्मोस्टेट प्रेशर क्या है? यानी गीजर का कितना प्रेशर तक काम करता है, कितना डिग्री टेम्परेचर में सहन करता है गीजर? तो मेरा ऑप्शन नंबर है 3 में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 32 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेरा थर्मोस्टेट का रेंज है। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा, फॉर ए जॉब सिलेक्शन ऑफ द वॉइस डिपेंड अपॉन, एक जॉब है उस बेंच वॉइस जो मेरा होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यानी वॉइस को सिलेक्शन जब हम करते हैं तो क्या देखकर हम सिलेक्ट करते हैं? तो मेरा ये फीडर का क्वेश्चन है, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो साइज ऑफ जॉब। ओके। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, करेंट ट्रांसफार्मर एक है, करेंट ट्रांसफार्मर क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। तो पूछ रहा है मेरा ये करेंट ट्रांसफार्मर में CT, करेंट ट्रांसफार्मर CT। तो करेंट ट्रांसफार्मर में मेरा पूछ रहा है कि कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है। तो करेंट ट्रांसफार्मर क्या है? मेरा करंट नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो करेंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी मेरा जो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो टर्न होगा प्राइमरी के अपेक्षा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, यानी मेरा इसमें वोल्टेज ज़्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी के अपेक्षा। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप। और जब मेरा यही मेरा पूछ देता, क्या पूछता मेरा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT जब पूछ देता तो ये मेरा क्या होगा? स्टेप डाउन। इसका जो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न है ये ज़्यादा होगा सेकेंडरी के अपेक्षा, यानी डिपेंड करता है सेकेंडरी पर। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कम है तो मेरा हो गया
स्टेप डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे में हम चलेंगे। फ्यूजिंग फैक्टर इज खाली स्थान है, तो फ्यूजिंग फैक्टर का किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा दिया गया मिनिमम फ्यूजिंग करंट बाय रेटेड फ्यूजिंग करंट। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट कितना है और रेटेड फ्यूजिंग करंट कितना है, जब डिवाइड करेंगे तो मेरा फ्यूजिंग फैक्टर का निकल जाएगा। जैसे एक मेरा है HRC फ्यूज, HRC फ्यूज का मेरा फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? HRC फ्यूज का मेरा फ्यूजिंग फैक्टर पूछता है तो 1.11 होता है मेरा HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर। आगे चलेंगे, हाउ कैन यू मिनिमाइज द कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट को हम कम कैसे करेंगे? तो जैसा आप जानते हैं, कोई भी कोरोना हो या अभी चल रहा जो कोरोना रहे या मेरा इलेक्ट्रिसिटी में कोरोना हो, कोई भी कोरोना इफेक्ट है तो उसके लिए हम पहले डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो इसमें भी मेरा जो क्या होता है, जो वायर जो होता है, प्रॉपर जो वायर होता है, एक दूसरे के बीच में गैप यानी डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा दे रहा है बाय इंश्योरिंग प्रॉपर गैप बिटवीन कंडक्टर एंड द यूज ऑफ ACSR कंडक्टर, यानी कंडक्टर के बीच में गैप होना चाहिए। जितना गैप रहेगा उतना ही मेरा कोरोना इफेक्ट कम होगा। और ज़्यादातर मैं यूज ऑफ ACSR कंडक्टर यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ACSR कंडक्टर यूज करने से मेरा कोरोना इफेक्ट भी कम होता है। आगे चलेंगे, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन खाली स्थान है, तो मेरा एटॉमिक जहाँ परमाणु बिजली विद्युत घर है वहाँ पर मेरा बिजली उपयोग करने, बिजली निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वहाँ पर मेरा एक यूरेनियम रहता है और एक थोरियम रहता है। और जब हाइड्रो रहेगा तो वाटर का उपयोग करेंगे। थर्मल में हम क्या करेंगे? कोयला का उपयोग करके बिजली का उत्पादन होगा। और जहाँ परमाणु बिजली घर होगा वहाँ यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करेंगे। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है MCB का फुल फॉर्म। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा फुल फॉर्म 4-5 अभी तक पूछ दिया, तो फुल फॉर्म भी आप याद करिए, वो भी पूछता है एग्जाम में, बहुत ही आपके लिए अच्छा है। MCB का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, 90 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ग्रीन नॉब L सीरीज MCB इज यूज इफेक्टिवली इन, यानी MCB में जो L सीरीज यानी ग्रीन नॉब जो होता है, ग्रीन जो हरा वाला जो नॉब होता है, हरा वाला नॉब जो क्या इंडिकेट करता है? मेरा लाइटिंग सर्किट। ग्रीन नॉब L सीरीज MCB इज यूज इफेक्टिवली इन लाइटिंग सर्किट। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 हम चलेंगे, द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ द सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज कनेक्टेड इन। तो बोल रहा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो हम प्रयोग करते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा कहाँ पर कनेक्टेड रहता है और कैसे कनेक्ट रहता है? तो हम जैसा कि हम जानते हैं सिंगल फेज मेरा एक बाइंडिंग कैपेसिटर का प्रयोग करके हम फेज शिफ्ट का काम करते हैं, यानी फेज शिफ्ट का काम करते हैं। सिंगल फेज को हम कन्वर्ट करते हैं डबल फेज में। तो इसके लिए मेरा कैपेसिटर का प्रयोग होता है। और एक मेरा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करके हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन कट होकर सेकंड वाइंडिंग पर काम करने लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेरा कहाँ रहेगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग में रहेगा और सीरीज में रहेगा। यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग में और सीरीज में। ओके, 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है? अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है? तो हम कहाँ जोड़ते हैं? कंट्रोलिंग सर्किट के सीरीज में, यानी कंट्रोलिंग सर्किट के श्रृंखला में मेरा 3 फेज मोटर में पुश बटन हम जोड़ते हैं। ओके, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डीसी मोटर में जो हम स्टार्टर लगाते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एसी मोटर में भी लगाते हैं, ड्यूल स्टार्टर लगाते हैं और लगाते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं,
रोटर रिहोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, किसी में भी हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टर का प्रयोग करने का मेनली कारण क्या है, क्यों हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? तो स्टार्टिंग में मेरा मोटर करंट 5 से 7 गुना ज़्यादा लेता है। स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेता है रनिंग की अपेक्षा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के करंट को हम कम करते हैं। तो कम करने के लिए मेरा एक स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर में मेरा बहुत सारा स्टड होता है, 2.3.4 पॉइंट में। स्टड में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुटा रहता है और रेजिस्टेंस के कारण मेरा करंट कम हो जाता है। और जब स्टार्टिंग रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो पूरा रेजिस्टेंस कट हो जाता है और मेरा स्टार्टर का रेजिस्टेंस कट होकर फुल करंट देने लगता है। यानी स्टार्टिंग में मेरा क्या करता है, करंट को कम करता है और कंट्रोल करके करंट को कम करने का काम करता है मेरा स्टार्टर। इसीलिए हम डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम आगे चलेंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है, BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितना होना चाहिए? यानी फर्श से स्विच बोर्ड कितना ऊंचाई पर आना चाहिए। स्टैंडर्ड एक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पूछ रहा है फर्श से स्विच की बोर्ड की ऊंचाई कितना होता है, तो 1.5 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा, ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द, थर्मोकपल जो इंस्ट्रूमेंट रहता है किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं टेस्ट लैम्प का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिशियन में, स्क्रू ड्राइवर भी प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन चाकू भी प्रयोग करते हैं वायर को कटिंग करने के लिए। लेकिन जो वॉइस है, बेंच वॉइस, ये तो मेरा पहले ही बोले थे कि ये फिटर का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिशियन में इसका उपयोग नहीं आता है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। आगे चलेंगे, CFL का पूर्ण रूप। फिर यहाँ पर मेरा पूछ रहा CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है मेरा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है मेरा। आगे चलेंगे 98 नंबर में, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? तो कौन सा लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है मेरा, आर्क लैंप। आर्क लैंप है जो डीसी सप्लाई पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 चलेंगे, लीड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए कौन सा पानी का उपयोग किया जाता है? लीड एसिड बैटरी जो होता है, जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल में मेरा कौन कौन सा बैटरी आता है, लीड एसिड सेल और अल्कलाइन सेल। अल्कलाइन सेल में कौन कौन सा आता है, निकेल कैडमियम सेल और निकेल आयरन सेल। तो बोल रहा है सेकेंडरी सेल में लीड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए हम क्या डालते हैं? तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या डालते हैं, डिजिटल वाटर। डिजिटल वाटर जो कि इंसुलेटर के रूप में रहता है, इसमें अगर हम करंट प्रवाहित करें तो प्रवाहित नहीं होता है। ये डिजिटल वाटर जो प्रयोग होता है मेरा, कहाँ प्रयोग करते हैं, लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 है मेरा, इन 3 फेज सप्लाई सिस्टम विच टाइप ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड। यानी बोल रहा है 3 फेज सप्लाई सिस्टम में ELCB जो है, 3 फेज में जो हम ELCB जो प्रयोग करते हैं वो कितना पोल का होता है, तो 4 पोल का होता है। 4 पोल का होता है, एक 3 दो फेज के लिए, एक चौथा जो होता है मेरा, जो करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा मेरा, न्यूट्रल के द्वारा अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम 3 फेज में 4 पोल का ELCB प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज इतना ही करा दिए और अगला वीडियो में फिर हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें मेरा ख़त्म हो जाएगा। 24 तारीख वाला जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा और आगे हम 25 तारीख वाला फिर डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा चैनल में नया है वो सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरा वीडियो इलेक्ट्रिशियन का पड़ा है प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा रहेगा। आगे एग्ज़ाम में आने वाले के लिए तैयारी करिए और हर एक वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट का
टेस्ट का लिंक डाल रहे हैं और टेस्ट दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज कितना है, कितना गेन हो रहा है, कितना कम नॉलेज है। काहे कि आप वहाँ पर जितना के बीच में टेस्ट दीजिएगा पता चलेगा कि हाँ किसका कितना नंबर आ रहा है, कौन कितना में है। तो इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी हम आपके लिए टेस्ट डाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाइए और वहाँ पर टेस्ट लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर ऊपर में अपना नाम डालिएगा और नीचे पर पासवर्ड होगा। पासवर्ड में सब स्मॉल अक्षर में बंगाली डालिएगा। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।